नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आपका होस्ट एंड दोस्त। एक सिचुएशन लेते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स के लिए। हॉस्पिटल में खासकर और भी जगह होते हैं, लेकिन मैं आज खासकर इसको हॉस्पिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हॉस्पिटल ओनर्स हैं उनके लिए क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिचुएशन ये है कि जिस भी हॉस्पिटल में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने आते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके पास डिजिटल पेमेंट ना करके वो कैश में पेमेंट करते हैं। अब हॉस्पिटल जो है कैश में पेमेंट लेने से मना क्यों करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका रेवेन्यू लॉस होगा। उसके जो पेशेंट हैं वो सिर्फ इस वजह से कि वहां पे कैश एक्सेप्ट नहीं होता, वो कहीं और चले जाएंगे सारी फैसिलिटी होते हुए भी। तो हॉस्पिटल कैश ले लेता है और लेना भी चाहिए। अब इसमें कानून क्या है और लोग गलतियां क्या कर जाते हैं, कानून अभी बाद में बताता हूं, पहले गलतियां क्या करते हैं वो बता देता हूं। करते क्या है, वो कैश ले लेते हैं और कैश लेने के बाद उसके दो यूज होते हैं उनके। एक तो जो उनके कैश वाले एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें कैश वाले एक्सपेंडिचर में उसको खर्च कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब भाई कैश रिसीव हो रहा है तो खर्चे भी होंगे, स्टाफ के खर्चे होंगे, मटेरियल्स मंगवाना होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे, बिजली का बिल देना है, सैलरी देना है, मेंटेनेंस है, रिपेयर्स है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करना जरूरी हो जाता है। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो भी कोई गलत नहीं है। हॉस्पिटल का करंट अकाउंट होगा या फिर ट्रस्ट में होगा तो सेविंग अकाउंट होगा, तो डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट करने के बाद उन्होंने क्या किया, कैश जो रिसीव किया वो तो रिकॉर्ड नहीं किया। उनके पास या तो सिस्टम नहीं है, या अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, या फिर उनके पास बिलिंग सिस्टम जो है उसमें उन्होंने इंटर नहीं किया कैश को, या जो भी किया, रिसीव किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान, तो जो कैश दे रहा है उसका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, या आपने कैश लेते समय उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने वाले प्रक्रिया को आपने फुलफिल नहीं किया। इनकम टैक्स कहता है, प्रोविजन जो नियम कानून की बात हम कर रहे थे, इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप कुछ भी कैश रिसीव करते हैं तो वो नॉन सोर्स से होना चाहिए, जिससे आप रिसीव कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, जब वो पेशेंट आपके यहां ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो जब आप उससे कैश रिसीव कर रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट के सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करते होंगे, उसका नाम, एड्रेस, आधार, पैन सब लेते होंगे। अगर नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कर दीजिए, और उस ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस है, मतलब ट्रीटमेंट का जो आपने ट्रीटमेंट किया उसका बिल भी जनरेट होना चाहिए। मतलब कि आप पहले जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उसका आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी आपके पास सेफ होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए, और सेफ होनी चाहिए 8 साल की। तो उसका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन, आधार वगैरह, वो लेके रख लीजिए। फिर उसके बाद अब जेन्युइन सोर्स से वो पैसा आ गया, अब आपने उस पैसे को लिया तो उसके बदले में सर्विसेज भी दिया। तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा या जब भी आप उसको छोड़ रहे होंगे, उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, तो आप उसको एक बिल भी देंगे। और जब जब आप उसको पैसा ले रहे हैं, मान लीजिए वो एक बार में पैसा दिया, 2 बार में दिया, 3 बार में दिया, तो जितनी बार भी वो पैसा दे रहा है उसको रिसीट्स का, मतलब जो कैश रिसीव कर रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट भी देंगे, मतलब रसीद देंगे। तो आप कैश रिसीव करते समय उसको रसीद दीजिए, उसका पैन, आधार जो भी है वो रखिए, फोन नंबर वगैरह,
और उसके साथ उसको जब डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रॉपर बिल भी दीजिए। अब इससे क्या होगा कि एक तो सोर्स आइडेंटिफाई हो गया, दूसरा आपका इनकम आइडेंटिफाई हो गया। अब उसको आप बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको बैंक में डिपॉजिट करके बैंक से जो भी आपके खर्चे हैं वो कीजिए। अगर इस प्रक्रिया से, इस मेथड से आप कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो फिर इनकम टैक्स सिर्फ इतनी बात नहीं है कि वो आपके इनकम को मतलब जो रिसीट्स है जो आपके बैंक में डिपॉजिट है उसको इनकम मान लेगा ना। ये एक प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपको कैश दे रहा हो, और बदले में आपसे कोई बेनिफिट ले रहा हो और ट्रीटमेंट ना करवा रहा हो। वो जानता है कि हॉस्पिटल में कैश जो है चलता है, हॉस्पिटल में कैश कंज्यूम हो जाता है, तो आपको कैश दे रहा हो और बदले में आपसे या तो कोई दूसरे माध्यम से बैंक से पैसा ले रहा हो या फिर आपसे कोई अदर बेनिफिट ले रहा हो, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो बात ये नहीं है कि वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, इनकम तो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो मान ही ली गई, लेकिन वो सोर्स प्रूव न होने की वजह से, आपका चेन पूरा प्रूव न होने की वजह से वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए आप जरूर प्रोसेस को फॉलो कीजिए। दूसरी चीज, जब आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी सूरत में पेशेंट से, एक पेशेंट से, सिंगल पेशेंट से 2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। रिसीट्स 2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो रिसीट्स 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से ऊपर का हो रहा है तो आपको आधार के साथ, आधार तो आप पहले ले लेते हैं, लेना भी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन जब वो अमाउंट 50,000 रुपए से ऊपर का होने लगे तो आपको उसका पैन भी लेना है। अगर मान लीजिए उसके पास पैन नहीं है या पैन देने से मना करता है तो इनकम टैक्स का फॉर्म 60 आता है, 60। आप उस इनकम टैक्स के फॉर्म 60 पर उसका अगर साइन करता है तो साइन करवा लीजिए, अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगवा लीजिए, ये जरूरी है। और उसका जो फॉर्म 16 होगा उसका इंफॉर्मेशन एज पर जो आधार का डिटेल होगा, उसका नाम, पता वगैरह वगैरह, और उससे ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है खेती बाड़ी करने वाला हो सकता है नौकरी पेशा वाला हो सकता है कुछ और हो, तो वो जरूर कंफर्म कर लीजिए। इतना आप करेंगे तो आपका हॉस्पिटल इस लफड़े में नहीं फंसेगा। दूसरे की मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वाले जो मनी लॉन्ड्रिंग है, सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, कैश का बाद में अगर स्क्रूटनी फंस गया तो वो कैश को आपको इनकम तो मानेगा ही, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी ना लगा दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब सारी चीजों से आप बच जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, अपने व्यापार को अच्छे से चलाइए, और कभी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।